हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ इस बार ऐसी आपदा आई जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जहां इस बार भारी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में जिस तरीके से कनेक्टिविटी पर इसका असर पड़ा है, कई सारे सवाल ये खड़े कर रही है कि आने वाले समय में क्या इसी तरीके से जो है वो आपदा अगर आती है तो ये सड़कें सुरक्षित होंगी कैसे। इस पर हम लगातार स्टेटस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मौजूद हूं और मनाली के पास इस हाईवे की मौजूदा स्थिति है क्या, इसे दिखाना बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 4 लेन बाईपास का इलाका है और जब पहले स्पेल में मॉनसून की बरसात हुई तो उसके बाद तबाही का ऐसा मंजर इस इलाके ने देखा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 4 लेन की ये तस्वीर है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालांकि इसे वैकल्पिक तौर पर जो है वो सिंगल लेन के लिए खोला गया है, लेकिन अभी इसे पहले जैसी स्थिति पर लाने के लिए जो है वो काफ़ी लंबा समय लग रहा है। लगभग 2 महीने का वक्त हो चुका है। इसकी मौजूदा स्थिति क्या है वो आप देख ही सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस हाईवे पर लगातार कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर व्यास नदी में आई बाढ़ ने इस हाईवे को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है और जिसे दोबारा ठीक करने के लिए बड़ी चुनौती का सामना जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को करना होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस हाईवे को भविष्य में किससे खतरा है उसको भी दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यास नदी के साथ जो है वो सटकर बनाया गया नेशनल हाईवे है। और कुल्लू से मनाली के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 40 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस आता है, जहां पर इसी तरह व्यास नदी के साथ जो है वो इस हाईवे का निर्माण कार्य किया गया है। तो भविष्य में जिस तरीके से हर साल मानसून दस्तक देता है और बारिशों का दौर जारी रहता है और जिस दौरान जो है वो बाढ़ जो है वो इस नदी में देखने को मिलती है, तो क्या भविष्य में ये सड़क इस प्राकृतिक आपदा से कैसे बच पाएगी, इस पर जो है वो काम करना बेहद जरूरी है। हिमाचल 'ਚ जानी नुकसान ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 350 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਜਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 31 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ 36 ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 70 ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 259 ਹੈ। ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 120 ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 37 ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 335 ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਮੀਰਪੁਰ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 2 ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 18 ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੀਰਪੁਰ 'ਚ ਇਹ ਆંકੜਾ 63 ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਆંકੜਾ 314 ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ 'ਚ 26 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 159 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 231 ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 1142 ਮਕਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿन्नौर 'ਚ 66 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 192 ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿन्नौर 'ਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6 ਘਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 46। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 280 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 792 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲੂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆંકੜਾ 159 ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 476 ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ 'ਚ 3 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 41 ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 86 ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ 510 ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 1113 ਮਕਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 219 ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਦਾ 263। ਸਿਰਮੌਰ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 15 ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 160 ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ 25 ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 63 ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 172 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 423 ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆંકੜਾ 158 ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 461 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 112 ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਦੀ 199। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है वो इस हाईवे के निरीक्षण के लिए जो है वो लगातार जो है बड़े अधिकारियों का निरीक्षण दौरा जो है वो जारी है। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इस हाईवे का निरीक्षण कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो इस हाईवे का निरीक्षण कर चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन वो भी हाल ही में इस क्षतिग्रस्त हाईवे का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल इस वक्त जो है वो इस हाईवे को पहले जैसी स्थिति में और सुरक्षित स्थिति में कैसे लाया जाए, इस पर IIT रुड़की और IIT कमान को जिम्मेवारी इसकी दी गई है। हालांकि अभी जो है वो बताया ये जा रहा है कि इन दोनों ही टीमों की तरफ से जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि इस जो है हाईवे को क्यों इस बार इतना जो है नुकसान पहुंचा है और भविष्य में इस तरीके का नुकसान इस हाईवे को ना हो उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी, जिसके बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो है वो ज़मीन पर उतारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर PWD विभाग हो, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती हैं ये सड़कें, और इन सड़कों को भविष्य में इस तरीके की आपदा से कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, इस पर सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है। ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 जुलाई की बारिश के बाद हम लोग जो है दिल्ली गए थे। हमारे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, हमारे डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट और मैं स्वयं गया था। और दिल्ली में हमारे तीनों मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS हैं, मैं सभी से मिला था। वहाँ पे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एवं सभी जॉइंट सेक्रेटरीज़, सेक्रेटरी पंचायती राज से भी मैं मिल के आया हूँ। और उन्होंने हमारे को उस टाइम पूर्ण आश्वासन दिया था कि आप हमारे को आप चिट्ठी लिखिए सरकार की तरफ से, हम आपको पूरी मदद करेंगे। क्योंकि उस टाइम 12 अगस्त से पहले की बात है, हमने 11 अगस्त को चिट्ठी लिख दी थी और उसमें हवाला दिया था उस समय के आंकड़ों के हिसाब से। उस टाइम करीबन जो है 400 घर ढहे थे और करीबन 6,500 मकान को, टोटल 6,500 मकानों का नुकसान हुआ था। हमने 11 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी कि हम स्टेट में इतनी बड़ी भारी विपदा आई है, आप मदद करिए। इसके तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे को 6551 घर जो है वो सैंक्शन करके भेजे हैं, जो कि 24 सितंबर से पहले हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है, ये केवल स्पेशल पैकेज के नाम से है, केवल जो आपदा में जो प्रभावित हुए हैं उनको देने हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 30 करोड़ रुपए जो है केवल मकानों के लिए जो है हमारे डिपार्टमेंट में दी हैं। वो भी सिमिलर दिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में दिए हैं कि 2000 घरों के लिए ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रावधान करके बजट एलोकेट भी हमारे डिपार्टमेंट को कर दिया है। हम लोग जिनके पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं, जो नए मकान बनने हैं, क्योंकि 1.5 लाख सेंटर की तरफ से तो 1,30,000 रुपये आता है, हम लोग 1.5 लाख रुपये प्रति घर जिनका ढह चुका है उनको दे रहे हैं, प्लस 12,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन के तहत बाथरूम बनाने के लिए दे रहे हैं। तो टोटल 1,62,000 प्रति घर जो है हम लोग अभी 24 सितंबर से पहले डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੋਸ ਤੋਂ ਠੋਸ ਪਹਾੜ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। इस बारी क्या है कि बारिशें जो हैं वो मार्च से लेकर कॉन्टीन्यूसली चलती रहीं। हर हफ्ते में 2 दिन हो रही थी, 3 दिन हो रही थी, कॉन्टीन्यूसली चलती रही। और 9 जुलाई के बाद तो इतनी तेज़ बारिश जो है वो हुई है। इससे क्या, जो सॉइल के अंदर वाटर रिटेंशन होता है उसकी भी, भूमि के अंदर मिट्टी को
एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, कब तक वो पानी होल्ड कर सकता है। पानी इतना अत्यधिक हो गया है पहाड़ों में कि पहाड़ भी भुरभुरा गए हैं, बिल्कुल वो अंदर भी पहाड़ के अंदर दलदल सा बन गया है, और हर जगह से जो है अंदर से केव्स बन गई हैं, नालियाँ बन गई हैं, ऑटोमेटिकली केव्स बन गई हैं, और हर जगह से जो है आपने देखा होगा कि पानी निकल रहा है, आप लोगों ने भी दिखाया था हर जगह। इसी वजह से जो है मैं समझता हूँ जो हमारा शिव मंदिर वाला हादसा है वो हुआ, हमारा रजाना में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण 2 लोग मारे गए, वो हादसा हुआ। प्रदेश में कई जगह हुआ है, अभी अन्नी में जो है इतनी बिल्डिंगें गिरी हैं, वो केवल मात्र पानी के जो निकास। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। स्लोप 45 से कम होगा, और इसमें फिर हम जो भी एप्लीकेशन आती है उसमें एक हम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेते हैं, यानी कि जो आप बिल्डिंग का डिज़ाइन दे रहे हैं वो स्ट्रक्चरली स्टेबल है, स्थिर है, वो सर्टिफिकेट भी जो है वो दिया जाता है, और वो भी ज़रूरी होता है। और अब साथ में हमारे और नियम बने हुए हैं कि जो मुख्य नदियां हैं उनसे हाई फ्लड लेवल से 25 मीटर की दूरी तक निर्माण की अनुमति नहीं रहती। नाला जो है, नाले से 3 मीटर और खड्ड से 5 मीटर तक का जो भूमि है उसमें निर्माण की अनुमति नहीं होती है। इसी तरह पेड़ कोई है, पेड़ से 2 मीटर दूरी, और फॉरेस्ट की जो बाउंड्री है उससे 5 मीटर की दूरी तक निर्माण की अनुमति नहीं रहती। अब इसमें जो भी प्लानिंग एरियाज़ हैं उसमें कई बार लोग अवैध निर्माण करते हैं, बिना अनुमति के निर्माण करते हैं, तो वैसे में फिर उनको जो है इस तरह की अगर प्राकृतिक आपदा कभी आती है तो उसमें फिर उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए मेरा आग्रह सभी सामान्य जो भी लोग निर्माण करते हैं, भवन निर्माण करते हैं, चाहे घर का चाहे कमर्शियल का, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वे विभाग से अनुमति लें, पहले नक्शा विभाग के पास जमा कराएं, उसकी अनुमति लें, उसको यहाँ पे जांचा जाएगा कि वो, जैसा मैंने बताया कि विभिन्न जो पहलू हैं, जैसे ढलान है, जैसे हाई फ्लड लेवल से दूरी है, जैसे स्लोप है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, तो इन पहलुओं पे जब उसको खरा पाया जाएगा उसको, तो उसके बाद उसकी अनुमति दी जाती है। नहीं तो फिर उसमें जो है दोबारा उनको जो है उनको बताया जाता है कि इसमें ये कमियाँ, इनको दूर करिए। तो उस तरीके से यदि ठीक से निर्माण किया जाए तो फिर ये जो है प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उसमें फिर जो है नुकसान की संभावना कम से कम हो जाती है। इसलिए नियमों का पालन जो है लोगों को, जो टीसीपी के हैं, उनका करना चाहिए। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆંકੜਾ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ है। कोई नियमों में कमी है, खासकर इंजीनियरिंग साइड से अगर स्ट्रक्चर डिज़ाइन में कोई कमी है उसको जरूर ध्यान में रखा जाए। पुनर्वास सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? तो क्योंकि जो लोगों के मकान बह गए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है, तो चुनौती तो है। पूरी मदद करेंगे, इनको दोबारा से रिहेबिलिट करेंगे। ये अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश को जो है अभी जो एक उचित केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए वो अभी तक भी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उम्मीद जताई है कि जेकर केंद्र हिमाचल सूबे दे होए नुकसान मुताबिक जल्द ही राहत जारी कर देगा तो सूबा वासियों ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, क्योंकि हिमाचल 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ हिमाचल 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हर संभव मदद पहुंचानी चाहिए है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, कितना असर है और राहत काम कैसा चल रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सर, अभी क्या स्थिति है, क्या हालात हैं पूरे प्रदेश में? देखिए, स्थिति नाजुक है लेकिन नियंत्रण में है, और जो भी हमसे बनता है, जो भी हमारी सरकार के संसाधन हैं, वो आम लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए, सबके लिए खोल दिए गए हैं। सभी रास्तों को बहाल करने वाले की कोशिश की जा रही है।
खासकर जो फल और बागवानी वाले क्षेत्र है, वहाँ के सेबों को मंडियों तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ में हमें सफलता भी मिल रही है। लेकिन सब प्रकार से जिस प्रकार से आपदा आई है, हमने पूरे आपदा में पूरे हिमाचल प्रदेश को आपदा घोषित राज्य घोषित कर दिया है। सर, मेजर कौन कौन से इलाके प्रभावित हैं जहां पर राहत काम की फौरन ज़रूरत है आपके लिहाज से? नहीं, सभी क्षेत्रों में है, क्योंकि ना सबके मकान दरकरा गए हैं, कई पहाड़ियाँ टूट गई हैं, कई पत्थर आके किसी के मकान पर गिर गया है। बहुत से पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है और इस बार की बारिश का ऐसा मंजर था जो अपने जीवन काल में हमने कभी नहीं देखा। सर, एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री ने भी आज बैठक की है बाढ़ को लेकर के, हिमाचल में जो स्थिति है। आप भी पीएम से मिले थे, तो केंद्र से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, केंद्र से मदद पहुंची है और केंद्र से कोई मांग की है? मैं तो केंद्र से पहले अंतरिम राहत की जो किश्त है उसकी इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जल्दी हमें मिलेगी। बहुत ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਨਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।